तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज और यूलर्स थ्योरम के ऊपर बात किया था। उसके बाद हमने हीट को इंट्रोड्यूस कर लिया था, हीट को डिफाइन कर लिया था कि हीट क्या है। हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होता है। अब हीट से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स को समझने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज रहते हैं। जिसमें पहला अपने टर्म है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी से क्या मतलब है कि कोई एक सब्सटेंस आपके पास है, उस सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है। उस टेम्परेचर को बढ़ाने के क्रम में आपको कुछ हीट देना पड़ेगा, तो वही रिक्वायर्ड हीट जो है वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है हीट कैपेसिटी को। अब हीट कैपेसिटी फाइंड कैसे करेंगे, तो सी फाइंड करने का तरीका है कि कितना हीट दिया गया है और उस हीट को देने पर कितने डिग्री से टेम्परेचर चेंज हुआ है उससे डिवाइड कर दें। तो dq बाई dt जो है ये सी का फॉर्मूला हो जाएगा और इसका यूनिट हो जाता है जूल पर केल्विन। हम लोग बहुत सारे टर्म्स अभी पढ़ेंगे जैसे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सा फर्क है। कई बार क्वेश्चन में हमें यही क्लियर नहीं हो पाता कि जो वैल्यू गिवन है वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है या हीट कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है, तो हमें यूनिट से उसको जज करना पड़ता है। इसलिए यूनिट आप ध्यान में रखेंगे। अगर कहीं जूल पर केल्विन है या कैलोरी पर केल्विन है तो वहां पर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से आपको हीट कैपेसिटी समझ में आ गया होगा। अब अगला टर्म है अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, यहां पर किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम मास गिवन होगा। 1 ग्राम मास का ही 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर मास गिवन है तो मास से डिवाइड कर देंगे ताकि पर यूनिट मास के लिए वो डिफाइन हो सके। बस इतना ही फर्क है। यहां पर डिफिनीशन से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट किया गया था। इसके अलावा फर्क क्या है, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। ये 1 ग्राम का फर्क आया, ये 1 ग्राम सब्सटेंस है ना, पर यूनिट मास के लिए डिफाइन है। और 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो फॉर्मूला देखें बिल्कुल सेम है, बस पर यूनिट मास के लिए डिफाइंड है तो मास से भी डिवाइड कर दिया गया है। तो यहां से एस का फॉर्मूला अपना आ गया dq बाई dt। ये तो वही रहा, साथ में अपन ने मास से इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां पर देखें जरा, यहां से dq का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा। अब dq को एक साइड रखें और m dt को इधर भेज दे, तो dq अपने लिए क्या हो जाएगा, ms dt हो जाएगा। यही यहां लिखा हुआ है dq इज ms dt। अब इंटीग्रेट करें तो dq का इंटीग्रल q हो जाएगा और ms मास कांस्टेंट है, s कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे और dt का इंटीग्रल डेल्टा t हो जाएगा। तो यहां से q का फॉर्मूला निकल के आ गया अपने लिए मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत यूज होता है। अब देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है या हीट कैपेसिटी दिया है क्वेश्चन में, ये जज करने के लिए यहां पर यूनिट दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन था हीट कैपेसिटी, साथ ही यहां हमने मास से भी डिवाइड किया है तो यहां ग्राम से भी डिवाइड हो जाएगा। जूल की जगह कई बार कैलोरी में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक से डिफिनीशन है। अभी हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन की। अब इसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी भी एक टर्म डिफाइन किया गया। अब मोलर हीट कैपेसिटी नाम से ही क्लियर है कि वहां पर 1 मोल की बात हो रही होगी। जैसे यहां पर 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर बढ़ाने की बात हो रही थी, वहां पर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। जरा डिफिनीशन देख लेते हैं। लेकिन डिफिनीशन देखने से पहले यहां पर वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है। ये एज इंफॉर्मेशन दिया गया है, एज इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इसका वैल्यू नहीं दिया रहता है। वो मान के चलते हैं कि आपको ये डेटा याद है, तो इसलिए आप ये याद रखेंगे। अब देखिए मोलर हीट कैपेसिटी, जैसा कि मैंने बताया था, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये पर मोल के लिए डिफाइंड है।
तो वहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जहां मास से डिवाइड किया था, यहां पर वही मोल से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज इट इज डिफाइंड पर यूनिट मोल। तो इसलिए यहां पर हमने मोल से डिवाइड कर दिया। अब सेम बेसिस पर देखें, यहां पर अगर सीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीएम से रिप्रेजेंट किया है इसको, सी से रिप्रेजेंट किया था हीट कैपेसिटी को, तो मोलर हीट कैपेसिटी को सीएम से रिप्रेजेंट किया। सीएम की वैल्यू क्या आ गई, dq बाई dt, लेकिन इसको मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहां dq पूछा जाए तो बाकी चीजें जो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में भेज दे, तो n cm dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो q इजिकल्स टू n cm डेल्टा t, है ना। तो ये यहां पर q का वैल्यू आ गया, q इजिकल्स टू n cm डेल्टा t। तो ये तीनों ही टर्म आपको समझ में आया होगा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या फर्क है। अब मोलर हीट कैपेसिटी को फर्दर दो अलग अलग कंडीशंस पर डिफाइन किया गया है, एक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने सुना भी होगा सीपी और सीवी के रूप में, लेकिन ये मोलर हीट कैपेसिटी है, तो मैं फॉर बेटर क्लैरिटी इसको सीपीएम और सीवीएम लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। जरा देखें, यहां पर ध्यान से देखें, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको सीवीएम या फिर सीधा सीवी लिख देंगे। वही मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, इधर यहां भी वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, ये टाइपिंग एरर है, इसको आप प्रेशर कर ले, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, है ना, यहां पर क्यूपी कर ले। चलिए अब यहां पर देखें मोलर हीट कैपेसिटी, इसको मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या था, dq अपॉन dt डिवाइडेड बाय मोल। लेकिन यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर q के नीचे एक छोटा सा v लिख दूंगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए डिफाइन करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा dqp बाई dt। यहां पर dqp क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर क्यों डिफाइन कर रहे हैं ये दो टर्म, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, आगे मैं इसको डिराइव भी करूंगा, प्रूव भी करूंगा कि ये जो qb है ना, qb dqb जिसको लिख रहे हैं, यानी कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, इसी को हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। आगे मैं इंटरनल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो ये प्रूव करूंगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जो dq है, वही हमारा चेंज इन एंथैल्पी है। तो इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, ये जो qb है इसको इंटरनल एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे और जो qp है इसको एंथैल्पी से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर ध्यान से देखें, qv क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ही क्या बोला गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इधर क्या लिखा हुआ है, qp, और qp क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको इंथैल्पी चेंज बोला गया है। तो qp को dh से रिप्लेस कर देंगे। आगे देखें, रिप्लेस भी किया होगा, यहां पर ध्यान से देखें, जहां dqb था वहां du यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज लिख दिया गया है, और जहां dqp था यानी कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर था, उसको इंथैल्पी, यहां पर h लिखना चाहिए, इंथैल्पी से रिप्लेस कर दिया गया है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, ये एट कांस्टेंट प्रेशर है। स्लाइड में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स ज्यादा था, आगे से इसको करेक्ट कर लिया जाएगा। अभी के लिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से सीपी और सीबी में। अब सीपी और सीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग समझेंगे। जैसे सीपी और सीबी जो है ना, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सीपी और सीबी जो है ये टेम्परेचर के फंक्शन है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम में सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट, द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीबी फॉर एन आइडियल गैस does depend on temperature, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सीवी देखें, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। मैं सिंपली ये दिखाना चाह रहा हूं कि सीवी टेम्परेचर का फंक्शन है, जबकि प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए हम लोग नॉर्मली सीवी को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। इसके अलावा सीपी और सीवी जो है ना, ये केवल गैस के लिए ही डिफाइंड है, गैस के लिए ही प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके अलग अलग डिफाइन किया है ना।
क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए Cp और Cv की वैल्यू लगभग बराबर आ जाती है, जो कि Cm था, जो मोलर हीट कैपेसिटी हमने डिफाइन किया था वही Cp भी है और लगभग वही Cv भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉलिड और लिक्विड प्रेशर अप्लाई करने पे कंप्रेस नहीं हो पाते, उनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, इसलिए उनकी Cp, Cv, Cm सब बराबर है। लेकिन गैस के केस में Cp और Cv की वैल्यू अलग अलग होती है। यही देखें यहां पर लिखा हुआ है, अगला पॉइंट हमारा ध्यान से देखें, Cp एंड Cv हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर गैसेस बट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड Cp, Cv और Cm सब बराबर है। अब यहां पर अगला बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि Cp और Cv का जो डिफरेंस है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन ये फॉर आइडियल गैसेज ही है, तो फॉर रियल गैसेज चेंज हो जाएगा। देखिए फॉर रियल गैस अपने सिलेबस में है नहीं, बट जनरल जो एक्सप्रेशन है उसकी मदद से मैं इसको एक बार प्रूफ करता हूं, बट वो अपने सिलेबस में है नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए नोट इन सिलेबस हमने लिख रखा है, ये फॉर एनी गैसेज, आइडियल गैस हो या कोई भी सिस्टम हो, उसके लिए Cp माइनस Cv की वैल्यू जो होती है वो होती है T इंटू डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट मोलर वॉल्यूम इंटू डेल Vm अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अच्छा, इससे कैसे निकालेंगे, कैसे इसको चेक करेंगे? देखिए आइडियल गैस के लिए मैं निकालता हूं, है ना, यहां पर मोलर वॉल्यूम टर्म यूज किया है, ध्यान देंगे। देखिए आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। यहां पर मोलर वॉल्यूम अगर हमने ले लिया, मतलब एक मोल का वॉल्यूम है, तो मोल का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए यहां पर हमने n लिखा नहीं है, तो PVm इज इक्वल टू RT हो जाएगा। यहां से प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या आया, RT अपॉन मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आया, RT अपॉन P, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल P अपॉन डेल T और डेल Vm अपॉन डेल T। तो डेल P अपॉन डेल T के लिए इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो R अपॉन Vm बचेगा, और मोलर वॉल्यूम को जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो R अपॉन P बचेगा। अब इन दोनों टर्म को उठा के यहां पुट कर दें ऊपर वाले इक्वेशन में, तो T इंटू R अपॉन Vm इंटू R अपॉन P, इन दोनों टर्म को उठा के पुट कर दिया। अब नीचे देखें क्या है, P इंटू Vm, तो P इंटू Vm को मैं RT रख सकता हूं, तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, केवल R बच जाएगा। तो यहां से प्रूफ हो गया Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R फॉर आइडियल गैसेज। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप भूल जाएं बस आप। लेकिन ये जरूर याद रखें कि Cp माइनस Cv की वैल्यू जो है वो R होता है। अच्छा, अगर Cp माइनस Cv का वैल्यू R हो गया तो आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं Cp और Cv में से कौन बड़ा होगा, तो R पॉजिटिव है तो Cp बड़ा होगा, Cp हमेशा बड़ा होता है। यही देखें अपने अगले पेज पर, ध्यान से देखें, Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp का जो वैल्यू है वो Cv से बड़ा होता है। अच्छा, ये जो है ना एक्सप्रेशन, ये आप खुद डिराइव कर सकते हैं, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, Cp बड़ा था Cv से। अब ना Cp और Cv का जो रेशियो है, इस रेशियो को हमने Cp अपॉन Cv को गामा कहा, इस रेशियो को, ये पॉइजन्स रेशियो है, या इसको एडियाबेटिक इंडेक्स भी कहते हैं, बट इसको गामा कहते हैं, ये आप ध्यान रखना, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखें आपको 2 इंफॉर्मेशन मिल गया, 3-4 इंफॉर्मेशन मिल गया, लेकिन अपने काम का इंफॉर्मेशन जो है मैं लिख रहा हूं यहां पर। Cp माइनस Cv को हमने R कहा था, अच्छा, Cp बड़ा था Cv से, ठीक बात, और एक रेशियो हमने डिफाइन किया, Cp और Cv का जो रेशियो है उसको हमने गामा कह दिया था। अब आपको क्या करना है, Cv का एक्सप्रेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा। तो कैसे करेंगे जरा इसको देखें, मैं लिख सकता हूं यहां पर Cp इज इक्वल्स टू Cv इंटू गामा, और इसको उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दें Cp के जगह पे, है ना, तो पुट करें जरा, तो Cv इंटू गामा माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो यहां पर आप Cv कॉमन ले लें, तो Cv इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R। तो यहां से Cv का वैल्यू क्या आ गया, R अपॉन गामा माइनस 1। तो यहां से हमने Cv डिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा, जो कि आगे मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं इस चैप्टर में, है ना।
तो यहां पर पीछे आ जाए, आप देखें ध्यान से, Cv का एक्सप्रेशन क्या आ गया, R अपॉन गामा माइनस 1, जो कि हमने बड़े आसानी से प्रूफ कर लिया इस एक्सप्रेशन को, पॉइजन्स रेशियो के एक्सप्रेशन को और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R को यूज करके। अब ध्यान से देखें, Cv को ही गामा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Cp मिल जाएगा, इसी पॉइजन्स रेशियो से देखें, Cv उधर ले जाए, Cv को गामा से मल्टीप्लाई करते ही Cp मिल जाएगा, तो Cv का जो एक्सप्रेशन था उसको गामा से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें Cp मिल गया। तो Cp और Cv दोनों ही हमने डिफाइन कर लिया है इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा। R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और गामा है हमारा पॉइजन्स रेशियो या एडियाबेटिक इंडेक्स। अभी हम लोग हीट से रिलेटेड ही कुछ टर्म पढ़ रहे थे, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी क्रम में हमने नई नई चीजें सीखी। अब आखिरी चीज जो हीट में हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा साइन कन्वेंशन। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग हीट के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, आईयूपीएससी कन्वेंशन फॉर साइन ऑफ हीट। देखें, आईयूपीएससी कन्वेंशन किसी का भी देखना हो ना तो बहुत सिंपल है, आप बस एक चीज ध्यान रखें कि खुद को सिस्टम के जगह पर एज्यूम कर लें। ये सिस्टम जो है यहां पर आप खुद को एज्यूम करें, और अगर कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो वहां पर वो पॉजिटिव साइन में आएगा, और सिस्टम की एनर्जी घट रही है तो वो निगेटिव साइन में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं, हीट गिवन टू द सिस्टम, मान लो हमने 10 जूल हीट दिया, तो क्या इससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। लेकिन अगर सिस्टम से 10 जूल हीट निकला है तो ये सिस्टम की एनर्जी को घटाएगा, तो ये निगेटिव साइन के साथ आएगा। जरा देखें, क्या यही है? बिल्कुल, आप ध्यान से देख सकते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, और अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है तो निगेटिव साइन के साथ आ रहा है। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यही एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, और अगर सिस्टम से हीट निकल रहा है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब आप सिस्टम से हीट अगर निकाल रहे हैं या सिस्टम को मान लें अगर आप हीट दे रहे हैं तो कहां से दे रहे हैं? सराउंडिंग से दे रहे होंगे, तो सिस्टम का जितना हीट बढ़ रहा होगा सराउंडिंग का उतना ही हीट घट रहा होगा। तो सिस्टम का अगर Q हीट ट्रांसफर पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का निगेटिव हो जाएगा। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बहुत यूजफुल है। इसको हम लोग एंट्रोपी फाइंड करने में यूज करेंगे, तो तब तक आपको ध्यान रखना है इसको। यहां पर देखें, सराउंडिंग से मान लेते हैं 10 जूल हीट हमने ट्रांसफर किया है सिस्टम को, तो सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ी होगी, तो Q सिस्टम प्लस 10 जूल आएगा, लेकिन Q सराउंडिंग 10 जूल से घट गया होगा तो Q सराउंडिंग माइनस 10 जूल आएगा। या यहां देखिए, सिस्टम से 10 जूल बाहर निकल रहा है हीट, तो Q सिस्टम तो निगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम की एनर्जी घटी होगी, लेकिन सराउंडिंग में हीट जा रहा है तो सराउंडिंग का हीट बढ़ा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, Q सिस्टम जो है वो माइनस ऑफ Q सराउंडिंग होता है। तो हीट में इतना ही था, जल्दी से हम लोग समराइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या किया? आज हम लोगों ने सबसे पहले किया हीट कैपेसिटी, फिर हमने किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर हमने किया मोलर हीट कैपेसिटी, फिर हमने किया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर हमने किया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स देखे। Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है, ये हमने प्रूफ भी किया। उसके बाद Cp और Cv का रेशियो हमने देखा, जिसको पॉइजन्स रेशियो कहते हैं या एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन ऑफ हीट किया। तो यहां पर हीट हमारा खत्म होता है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग वर्क से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, वर्क को समझेंगे। याद करें, हम लोग पाथ फंक्शन में हीट और वर्क से हीट को समझ रहे थे, अब हम लोग अगले लेक्चर में वर्क को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।